नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। उसमें लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करा था। उसमें लिमिटेड पॉइंट्स हैं, उनको इंक्लूड करा था। तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट 1 था। आज इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। मीन्स जो लास्ट वीडियोज़ में पॉइंट रिमेनिंग्स रहे थे उनको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसमें कंटिन्यूटी में हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है वो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी होता है। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, ये दोनों ही आपके इकोनॉमिक पॉलिसी में लार्जेस्ट पॉलिसी मानी जाती है। लार्जेस्ट तो आपका फिस्कल पॉलिसी होता है, फिर सेकंड नंबर पे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी आता है। अब इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एकमात्र इंडिया में ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको RBI फ्रेम करता है। बाकी जितनी भी पॉलिसीज आती हैं उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है कि इसमें आपको जो लोन्स मिलते हैं या आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हो बैंक्स में, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। उसमें भी खासतौर से आपकी बैंक रेट फ्लैक्चुएट होती है, डिक्रीज होती है तो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है, और बैंक रेट इंक्रीज होती है तो उस केस में जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही मनी इन सर्कुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है। उस सिचुएशन में आपके CRR और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो है, इन दोनों में चेंजेस करे जाते हैं जो मनी फ्लो को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करती है। सेकंड आपका इसमें फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति की बात आ रही है। ये गवर्नमेंट है उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का एक टाइप से उनका हिसाब किताब या उनका एक स्टेटमेंट होता है। इनकम के पर्सपेक्टिव में देखें तो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्सेशन से आता है, यानी टैक्स स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। अब वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर GST हो या फिर दूसरे जो आपके ड्यूटीज़ वगैरह इम्पोज करी जाती है वो सारी इसमें डिटरमाइन होती है। ये सारा टैक्स स्ट्रक्चर है किसी भी बिजनेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों रख सकता है। इसलिए फिस्कल पॉलिसी है वो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। फिर सेकेंड इसमें आता है लेबर कंडीशंस एंड लेबर लॉज, श्रम संबंधित परिस्थितियां एवं श्रम संनियम। अब किसी भी कंट्री में लेबर की कंडीशन क्या है, मीन्स आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितना है। अब जो लेबर आपके पास में अवेलेबल है उसमें स्किल्ड कितना है, सेमी स्किल्ड कितना है और अनस्किल्ड कितना है, वो चीज़ देखी जाती है। फिर उसके बाद में लेबर लॉज आते हैं जिसमें आपकी वेज रेट है वो डिसाइड होती है कि मिनिमम वेज कितना होगा, सेमी स्किल्ड के लिए कितना होगा, स्किल्ड के लिए कितना होगा, और उसके बाद में प्रोडक्शन है उसके लिए आपकी टोटल कितनी लेबर रखी जा सकती है, किसी फैक्ट्री में मिनिमम कितनी लेबर होनी चाहिए और उनके क्या क्या रेम्युनरेशन वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ इसमें आती है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी होती है उनमें लेबर से रिलेटेड लॉज हैं और लेबर से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद में थर्ड आता है इकोनॉमिक लॉज, आर्थिक संनियम। अब इसमें जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, लेबर को भी इसमें इंक्लूड करा जाता है, बिजनेस लॉज है उनको इंक्लूड करा जाता है, कंपनीज एक्ट है उसको इंक्लूड करा जाता है, GST इसी में आता है, आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसको भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो भी पॉजिटिवली, नेगेटिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कंडीशंस, फॉरेन एड एंड फॉरेन पॉलिसी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता वो क्या रहती हैं या फिर विदेश नीति आपकी क्या है, वो भी आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। आज की डेट में जितनी भी आपके जो रिलेशंस कंट्रीज में ख़राब होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल है वो ट्रेड का आता है, व्यापार का आता है, चाहे वो इम्पोर्ट ट्रेड हो या एक्सपोर्ट ट्रेड हो। रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा है कि आपका चाइना और अमेरिका उसमें एक टाइप से आपका ट्रेड वॉर है वो चल रहा है। उससे कहीं ना कहीं इंडिया है या फिर चाइना के नेबर कंट्री या अमेरिका के नेबर कंट्री या दूसरे डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। सेकंड, इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल एड यानी आपकी वित्तीय सहायता कितनी उपलब्ध है वो चीज़ भी आपके बिजनेस को या इकोनॉमी है उसको अफेक्ट करती है। जैसे कई बार कंट्रीज में नेचुरल क्लैमिटीज आती है,
अब आपकी कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जिसमें आपकी इकोनॉमी है उसके तहस नहस होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे आपको कितनी फॉरेन एड मिलने की चांसेस हैं, वो भी आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में एक चीज़ आती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, यानी आपके नेबर कंट्रीज़ के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी पॉलिसी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो चीज़ भी आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, परिवहन एवं संचार व्यवस्था। अब किसी भी टाइप का बिजनेस है, चाहे रॉ मटेरियल आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस सप्लाई करना है, या फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको आपको डिफरेंट प्लेसेस पे सप्लाई करना है, या फिर आपके ऑर्डर प्लेस करने हैं, या फिर आपके कम्युनिकेशन करना है, उन सारी सिचुएशंस में आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आपके पास में अवेलेबल नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे। अब अगर आपके पास में नहीं है तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी एडवर्सली अफेक्ट होती है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अगर आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के मीन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो, बाय एयर हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में आपके प्रोडक्ट या जो रॉ मटेरियल होता है उसका स्मूथ मूवमेंट है वो इंश्योर हो पाता है। तो आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स है या सिस्टम है वो भी आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है अवेयरनेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। अब वैसे तो कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट को और इकोनॉमी है उन दोनों में एडवर्स रिलेशन, विपरीत संबंध है, उनको मानता है कि अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने लग गए तो आप इकोनॉमी में स्मूथनेस है वो नहीं लेके आ पाते हैं। बट रियल में देखा जाए तो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी आप उनका फ्यूचर है उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पे आपके जितने भी हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं वो कम हो जाते हैं। तो जितनी जागरूकता आप में होगी आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होगा, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशंस, साहसी एवं नव प्रवर्तन। किसी भी कंट्री में बिजनेस को डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योरल स्किल होना रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, वहाँ के बिजनेसमैन्स हैं या जो यूथ आता है वो इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे इंडिया में कई प्रोग्राम चलते रहते हैं, मेक इन इंडिया, हालांकि इतना वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल इंडिया हो गया, फिर उसके बाद में और कई सारी स्कीम्स हैं जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आपके लिए लॉन्च करती हैं। अगर वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो डेफिनेटली वो बिजनेस को ग्रूम कर पाते हैं, उसको इंक्रीज कर पाते हैं और उसका बेनिफिट ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली वो अफेक्ट करता है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है या इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं, उस केस में आपकी इकोनॉमी है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है या नेगेटिवली अफेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। अब एजुकेशन है उसमें भी 2-3 टाइप के एजुकेशन मेनली प्रोवाइड कराई जाती है। एक आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसमें बेसिक डिग्री कोर्सेज होते हैं, एक प्रोफेशनल एजुकेशन होती है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, और एक टेक्निकल एजुकेशन है वो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके यहाँ पे तीनों सिस्टम सिमिलरली स्मूथली वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होगा, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इनोवेशंस हैं वो नहीं कर पाएंगे, बिजनेस है उसमें आपकी स्मूथनेस नहीं आती है, बिजनेस डेवलप नहीं हो पाते हैं, उस केस में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली अफेक्ट माना जाता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल, एग्रीकल्चर है वो आपका 48% एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट करता है, बट एजुकेशन में भी आप ट्रेडिशनल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं कि वही पुराना सिस्टम है, बैलों से खेती जोती जा रही है और इस टाइप की चीज़ें होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट है या रेवेन्यू है वो आपका कम होता है। अगर उसमें नई नई टेक्निक्स अप्लाई करी जाती है या फिर आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से इनोवेटिव कोर्सेज आपने करे या प्रोफेशनल कोर्सेज आपने करे हैं तो उसका बेनिफिट आपको एग्रीकल्चर में भी मिलता है। तो आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है वो भी आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है।
और फिर लास्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे पहले इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है नंबर्स में, जैसे इंडिया में 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब उसके बाद में उसमें एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, फिर उसमें भी जो इलिटरेट है उसमें स्किल्ड कितने हैं, सेमी स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं, प्रोफेशनल्स कितने हैं, टेक्निकल नॉलेज रखने वाले कितने हैं। ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। अगर यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, प्रोफेशनली एजुकेटेड है या टेक्निकली एजुकेटेड है, उन सभी सिचुएशन में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, यानी उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर आपके यहाँ पे कंप्लीट अनस्किल्ड लेबर के फॉर्म में पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलाने के बाद में ये वाला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें लास्ट वीडियोज में कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करे हैं, आज वाले इसमें भी कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपके नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या फैक्टर्स या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।